बेटा हम आज अपने आर्टिकल में अर्धचालक पदार्थों को पढ़ेंगे। तो अगर मैं अर्धचालक पदार्थों को पढ़ना स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले मेरे लिए एक शब्द आता है नैज अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो बेटा आप सभी जानते हो सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर वो पदार्थ होता है जिसकी विद्युत चालकता सुचालक पदार्थों से कम होती है और कुचालक पदार्थों की अपेक्षा अधिक होती है। अगर मैं प्रतिरोध की बात करता हूं तो प्रतिरोध में जस्ट अपोजिट अर्धचालक पदार्थों का जो प्रतिरोध होता है सुचालक पदार्थों से ज्यादा होता है और कुचालक पदार्थों से अर्धचालकों का प्रतिरोध जो होता है वो कम होता है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि नैज अर्धचालक होता क्या है। तो बेटा बड़ा आसान सी चीज है। अगर कोई भी पदार्थ अपनी शुद्धतम अवस्था में, जब कोई पदार्थ 100% प्योर हो, शुद्ध अवस्था में हो और इस समय वो अर्धचालक की भांति व्यवहार प्रकट करता है तो हम ऐसे अर्धचालकों को कहते हैं नैज अर्धचालक। जैसे मेरे पास एक सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है। जब आप सिलिकॉन के एक टुकड़े को ले लेते हो तो उस सिलिकॉन के टुकड़े में बहुत सारे सिलिकॉन के एटम एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। क्योंकि मैंने जितनी भी स्ट्रक्चर को बनाया है उस पूरे स्ट्रक्चर में मुझे सिलिकॉन के अलावा कोई भी अदर एलिमेंट नहीं दिख रहा है। क्योंकि कोई अदर एलिमेंट नहीं दिख रहा है, मैं ऐसा मान सकता हूं कि हमारा जो सिलिकॉन स्ट्रक्चर है ये प्योर स्टेट में है, शुद्धतम अवस्था में। अब जैसे ही मैं इस पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करता हूं या इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करता हूं, मैं इस बात को देखता हूं कि सिलिकॉन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने लगा है। सिलिकॉन विद्युत चालकता को शो करने लगा है, परंतु सिलिकॉन की विद्युत चालकता बहुत कम है। क्योंकि सिलिकॉन की विद्युत चालकता बहुत कम है, मैं इसे अर्धचालक की श्रेणी में डाल देता हूं कि अगर किसी भी पदार्थ की विद्युत चालकता कम आती है, बहुत कम आती है, तो ये तो लगभग एक अर्धचालक की भांति व्यवहार प्रकट करता है। तो आसानी से नैज अर्धचालक को बताया जा सकता है कि वह सेमीकंडक्टर, वह अर्धचालक या वह पदार्थ जो अपनी शुद्धतम अवस्था में विद्युत धारा का चालन कर लेता है, कम करता है, यह बात एक अलग है। क्योंकि विद्युत धारा का चालन कम करता है, हमने इससे बता रखा है कि यह एक प्रकार का क्या है, अर्धचालक। तो मैं सबसे पहले डिफिनेशन लिखे देता हूं नैज अर्धचालक की। तो मैं क्या लिखूंगा कि वे पदार्थ जो अपनी शुद्धतम अवस्था में, जो अपनी शुद्धतम अवस्था में होने पर विद्युत धारा का चालन कम मात्रा में कर पाते हैं, विद्युत धारा का चालन कम कर पाते हैं या कम मात्रा में कर पाते हैं, कम कर पाते हैं और अर्धचालकों की भांति व्यवहार प्रकट करते हैं और अर्धचालकों की भांति व्यवहार प्रकट करते हैं, व्यवहार प्रकट करते हैं, नैज अर्धचालक कहलाते हैं। नैज अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। तो बेटा ये तो नैज अर्धचालक की डिफिनीशन हो गई। अगर मैं बात करूं कि इसका एग्जाम्पल क्या, तो बड़ा आसान सा सिलिकॉन, जर्मेनियम वर्ग 14 के एलिमेंट, 14th ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट नैज या अर्धचालक के भांति व्यवहार प्रकट करते हैं या अर्धचालकों की भांति तब व्यवहार प्रकट करते हैं जब ये शुद्ध अवस्था में होते हैं। अब सिलिकॉन की बात आती है तो बात आती है सिलिकॉन
कैसे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है, कम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है, लेकिन कैसे करता है। तो बेटा मैं आपको इस एग्जाम्पल से बता सकता हूं। अगर आप सिलिकॉन के एलिमेंट को देखो, एटॉमिक नंबर बेटा होता है 14, एटॉमिक नंबर 14 अगर सिलिकॉन का होता है तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सिलिकॉन में एक एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 14। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो बेटा 2,8,4 आता है। अब ये तो इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन हो गए, और आप जानते हैं किसी भी एलिमेंट की जो गुण होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, वो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड नहीं करते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों से हमारा कोई लेना देना नहीं। किसी भी एलिमेंट का जो गुण होता है वो मेनली डिपेंड करता है आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन से, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन से। तो किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन से। तो मैंने देखा सिलिकॉन में आउटर मोस्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखी जाए 4, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। अगर मैं वैलेंसी को निकालता हूं, वैलेंसी का मतलब संयोजकता, तो बेटा मुझे संयोजकता भी कितनी मिलती है, 4। वैलेंस आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, तो वैलेंसी भी कितनी होती है, 4। संयोजकता 4 का मतलब है सिलिकॉन का एक एटम अपने चारों ओर 4 बॉन्ड का निर्माण कर सकता है। किसी भी एक एटम की वैलेंसी जितनी भी होती है वो एटम उतनी इलेक्ट्रॉन्स को या उतने बॉन्ड्स को बना सकता है। अगर किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी 2 होती, 2 बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, 2 बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, सिंगल बॉन्ड का निर्माण करता है, अकेला 1 बॉन्ड बनाता है। वैसे ही क्योंकि सिलिकॉन की मैंने वैलेंसी को चेक किया 4 आया, इसका मतलब सिलिकॉन की बाहरी कक्षा में जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, वे चारों के 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं। क्योंकि एक बॉन्ड बनाते हैं, मैंने बताया सिलिकॉन की संयोजकता कितनी है, 4। अब मैं इस स्ट्रक्चर पे भी चेक करता हूं, तो प्रत्येक सिलिकॉन का एटम जो है, क्योंकि उसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन थे, उन चारों इलेक्ट्रॉनों ने एक बॉन्ड को बनाया। पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा और चौथा बॉन्ड। मैं क्या सोचता हूं, इस दशा में सिलिकॉन की बाहरी कक्षा के जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बिजी हो गए क्या बनाने में, बॉन्ड बनाने में। क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में बिजी हो गए, हम ऐसे इलेक्ट्रॉनों को आबंधित इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। आबंधित इलेक्ट्रॉन, आबंधित इलेक्ट्रॉन क्यों, क्योंकि बॉन्ड बना रखे हैं। और बेटा जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में बिजी है, मैंने माना इस बॉन्ड का निर्माण कब हुआ होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाले सिलिकॉन का होगा। और ये दोनों सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड बनाए पड़े हैं। क्योंकि बॉन्ड बनाए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, गति नहीं कर सकता। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर सकता, विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं इस सिलिकॉन के टुकड़े पर इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई करता हूं, जैसे ही मैंने देखा सिलिकॉन के इस टुकड़े पर मैंने इलेक्ट्रिक करंट को क्या किया, अप्लाई किया। बेटा इलेक्ट्रिक करंट जैसे अप्लाई होता है, सिलिकॉन जो होता है उसके एटम हीट होने लगते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जैसे अप्लाई किया, सिलिकॉन का वो टुकड़ा क्या होने लगा, हीट होने लगा। और जैसे ही सिलिकॉन का टुकड़ा हीट होने लगा, सिलिकॉन्स के एटम्स को एनर्जी मिलना स्टार्ट हो गई। और जब भी सिलिकॉन्स के एटम को एनर्जी मिली, तो सिलिकॉन्स के एटम को एनर्जी मिलने पर उसके इलेक्ट्रॉन्स को भी एनर्जी मिली। और आप सभी इस बात को जानते हो, जैसे ही किसी एटम जो कि बॉन्ड बनाए हुए है, अगर उसको एनर्जी मिल जाती है तो वो एटम का इलेक्ट्रॉन जो है वो उस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। क्योंकि किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का निर्माण तब करता है बेटा जब उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। इलेक्ट्रॉन जब लोवेस्ट एनर्जी लेवल पर होगा, सबसे कम ऊर्जा रखने वाला होगा, वो बॉन्ड सबसे पहले बनाएगा। अगर सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए पड़े, मैंने तो एक सिलिकॉन के लिए 2 सिलिकॉन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड को दिखाया है, आप पूरे में ऐसे ही बॉन्ड बना होगा। अगर मैं सोचूं कि मैंने सिलिकॉन्स को जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया, सिलिकॉन्स के एटम हीट होने लगे, एटम के हीट होने से इलेक्ट्रॉन्स को भी एनर्जी मिली। और जैसे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, बेटा इलेक्ट्रॉन्स ने अपने बीच बना हुआ बॉन्ड क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब बेटा जैसे ही अपने बीच बना हुआ बॉन्ड ब्रेक किया, अब सिलिकॉन के ये इलेक्ट्रॉन जो हैं,
ये बॉन्ड से क्या हो गए, मुक्त हो गए, आबंध से मुक्त हो गए, अर्थात फ्री हो गए। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि आप जानते हो फ्री इलेक्ट्रॉन है या कैसा भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स या विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भागने लगता है, अर्थात एनोड की ओर गति करता है। और बेटा जब इलेक्ट्रॉन वहां से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भागेगा तो इलेक्ट्रॉन में से निकल जाए, इस जगह से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होल की अगर पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भागेगा तो सिलिकॉन्स का ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां आ गया, कहीं दूसरी जगह मैंने माना कि यहां आ गया इलेक्ट्रॉन, तो बेटा सिलिकॉन्स की वो जगह क्या हो गई, खाली, जहां पर इलेक्ट्रॉन रखा था। और सिलिकॉन्स की जब वो जगह खाली हो गई तो बेटा यहां पर निर्माण हुआ पॉजिटिव कोटर का। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन्स का इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां आ गया। आप जानते हो सिलिकॉन्स में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही प्रोटॉन भी होता है, अर्थात ऋण चार्ज और धन चार्ज, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज सेम होता है। अगर बेटा निगेटिव चार्ज इधर आ गया है तो वहां पर सिलिकॉन पर अब कैसा चार्ज बचा, पॉजिटिव चार्ज बचा। तो मैंने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में सिलिकॉन ने मुक्त इलेक्ट्रॉन का भी निर्माण किया और एक पॉजिटिव होल का भी निर्माण किया, धनावेशित छिद्र का भी निर्माण किया, जिसे हम कोटर कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन तो भगा एनोड की ओर, क्यों, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज था। और ये पॉजिटिव होल है, ये धीरे धीरे गति करता है कैथोड की ओर, निगेटिव चार्ज प्लेट की ओर। क्यों? क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये भगता कैसे है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कैसे करता है? क्योंकि ये कोई पार्टिकल तो नहीं है, ये एक प्रकार का धनावेशित छिद्र है। तो वो करता क्या, धनावेशित छिद्र मूव कैसे करता है? अगर ये इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन में यहां भी तो बेटा इलेक्ट्रॉन होंगे, दो बॉन्ड बनाए होंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस खाली जगह को भरने के लिए यहां आ जाता है तो बेटा यहां तो इलेक्ट्रॉन की उस कमी को पूरा कर लिया जाता है आसानी से। तो यहां तो इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो गई और बॉन्ड फिर से डेवलप हो गया। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके यहां पर आया है, अब यहां पर पॉजिटिव होल का निर्माण हो गया है, वहां पॉजिटिव होल बना है। इस हिसाब से अगर चेक करोगे तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव किया, हमारा पॉजिटिव होल एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच गया। और फिर अगर मैं दोबारा से इसको रिपीट करूं, यहां का इलेक्ट्रॉन अगर इस पॉजिटिव होल में चला जाता है तो पॉजिटिव होल अब यहां बन जाएगा। मतलब लगातार पॉजिटिव होल भी गति करता रहेगा। और जब पॉजिटिव होल भी गति करता रहेगा और इधर इलेक्ट्रॉन भी मूव करता रहेगा, सिलिकॉन विद्युत धारा का चलन करेगा। लेकिन बेटा ऐसी दशा में सिलिकॉन विद्युत धारा का चलन बहुत कम मात्रा में कर पाता है, यह एक पुअर कंडक्टर होता है। और जब सिलिकॉन बहुत विद्युत धारा का चलन कम कर पाता है तो हम इसके यूज भी कम कर पाते हैं। अतः जरूरत होती है कि हम सिलिकॉन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को थोड़ा सा और इंप्रूव करें, बढ़ाएं इसको, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को। लेकिन बेटा जैसे सबसे पहली बात है कि सिलिकॉन ने किस प्रकार से विद्युत धारा का चलन किया, मैं इसको लिखे देता हूं। तो अगर एग्जाम्पल की बात आएगी तो मैं सिलिकॉन के विषय में क्या बताऊंगा। सबसे पहली बात, सिलिकॉन की संयोजकता बेटा कितनी होती है, सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है। अतः सिलिकॉन का प्रत्येक परमाणु चार सहसंयोजक, 4 सहसंयोजक आबंध का निर्माण करते हैं। प्रत्येक परमाणु 4 सहसंयोजक आबंध का निर्माण करता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये कि क्योंकि मैंने सिलिकॉन की संयोजकता को 4 देखा है, इसलिए प्रत्येक सिलिकॉन का एटम नेटवर्क बॉन्ड बनाते हुए, सहसंयोजक बॉन्ड बनाते हुए 4 एटम से कनेक्ट रहेगा और 4 आबंधों का निर्माण करेगा। और मैं एक बात देखता हूं कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में, विद्युत क्षेत्र
के प्रभाव में सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर अपने आबंध को तोड़ने लगते हैं या उनके मध्य बना आबंध टूट जाता है। अब जब बॉन्ड टूट गया तो बेटा आपने देखा बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया, फ्री। इलेक्ट्रॉन भी मूव करने लगा, साथ में एक पॉजिटिव कोटर का भी निर्माण हुआ। तो मैं इस चीज को भी लिखता हूं आगे कि इस दशा में, किस दशा में, जब बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस दशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा धनावेशित छिद्र का निर्माण होता है। धनावेशित छिद्र का निर्माण होता है। अब बेटा क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन भी मूव कर सकता है और आपने देखा कि जो धनावेशित छिद्र था यह भी एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए मूव कर सकता है, गति कर सकता है। अतः ये दोनों विद्युत धारा का चालन कराने के लिए जिम्मेदार रहते हैं। तो मैं एक और बात लिखूंगा, निर्माण होता है, ये का मतलब है मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा धनावेशित छिद्र, धनावेशित छिद्र दोनों ही गतिशील होते हैं, दोनों ही गतिशील होते हैं। अतः सिलिकॉन के टुकड़े में, क्योंकि गतिशील होते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं चार्ज को, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, गतिशील होते हैं। अतः सिलिकॉन के टुकड़े में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है या प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से सिलिकॉन के एक टुकड़े में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, सिलिकॉन के एटम्स के बीच बना हुआ इलेक्ट्रॉनों द्वारा बॉन्ड कब ब्रेक होता है, जब सिलिकॉन के टुकड़े को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराने पर सिलिकॉन का टुकड़ा हीट होता है, एटम्स को एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है और इलेक्ट्रॉन उसके बॉन्ड को क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं और फ्री हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड टूटने पर जैसे ही वो फ्री हुए वो मूव करने लगे। अब मूव करके जहां से इलेक्ट्रॉन हटेगा, जिस जगह से इलेक्ट्रॉन हट के जाएगा उस जगह पर पॉजिटिव होल हो गया और वो पॉजिटिव होल भी बेटा लगातार मूव करता रहता है, बशर्ते पॉजिटिव होल के मूव की डायरेक्शन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूविंग की डायरेक्शन एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होती है। अगर मैं किसी बैटरी या सेल के एनोड और कैथोड से कनेक्ट करके चेक करूं इस बात को, तो जो पॉजिटिव होल होगा वो नेगेटिव टर्मिनल कैथोड की ओर मूव करेगा और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल एनोड की ओर गति करेगा। और इस प्रकार से चार्ज एक दूसरे की ओर गति करना स्टार्ट करते हैं और जैसे ही चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो गया। लेकिन बेटा एक चीज और इसमें से प्रॉब्लम है, करंट का तो फ्लो हुआ, लेकिन मैंने क्या देखा कि जब सिलिकॉन प्योर स्टेट पे होता है, अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, चार्ज का फ्लो बहुत कम मात्रा में होता है। और क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो या चार्ज का फ्लो बहुत कम मात्रा में होता है, हम इसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं कर पाते या इसे ज्यादा उपयोग में नहीं ला पाते। जरूरी होता है कि हम सिलिकॉन में कुछ ऐसा कार्य करें
या सिलिकॉन में ऐसा कुछ चेंज करें जिससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए, थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो, और तब हम इसे एक अच्छे अर्धचालक की भांति व्यवहार प्रकट कर सकते हैं। तो मुझे इसकी चालकता को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए, सिलिकॉन की चालकता को बढ़ाने के लिए हल्का सा हम इसमें कुछ विशेष पदार्थों को मिलाते हैं, कुछ विशेष अशुद्धियों को मिलाते हैं। और जैसे ही मैं विशेष अशुद्धियों को मिला देता हूं, विशेष अशुद्धियों के मिलते ही मैं इस बात को चेक करता हूं कि अब जो सिलिकॉन है इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ गई है और ये अब एक अच्छा अर्धचालक बन गया है। तो मैं बात करूंगा कि सिलिकॉन में क्या ऐसे वर्क किए जा सकते हैं, सिलिकॉन के टुकड़े में क्या ऐसे चेंज किए जा सकते हैं जिससे हम इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो उसके विषय में पढ़ते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं कि हम सिलिकॉन्स की चालकता को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बेटा मैं लिखता हूं सिलिकॉन्स की चालकता के लिए कि यदि सिलिकॉन की विद्युत चालकता में वृद्धि करनी हो, मेरे पास सिलिकॉन है, मुझे इसकी विद्युत चालकता में क्या करनी है, वृद्धि करनी हो, तो हम सिलिकॉन में कुछ अशुद्धियों को, सिलिकॉन में कुछ विशेष अशुद्धियों को मिला देते हैं, कुछ विशेष अशुद्धियों को मिला देते हैं जिससे इसकी का मतलब है सिलिकॉन की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। विद्युत चालकता बढ़ जाती है, विद्युत चालकता बढ़ जाती है। विद्युत चालकता तो बढ़ गई, लेकिन क्योंकि बेटा इसमें से अशुद्धियां मिल गई, अब ये नैज अर्धचालक तो नहीं बचा। नैज अर्धचालक तो तब होता था जब पदार्थ अपनी शुद्ध अवस्था में होता था। अब मैंने क्योंकि इसमें अशुद्धियां मिला दी हैं, अब हम इसे नैज अर्धचालक नहीं कह सकते। तो मैं क्या लिखता हूं कि इससे विद्युत चालकता बढ़ जाती है तथा इस प्रकार के अर्धचालक को, इस प्रकार का मतलब अशुद्धियों के मिलने के बाद बने अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। बाह्य अर्धचालक कहते हैं या कहा जाता है। मैं एक और चीज लिखता हूं इसी में से, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि नैज अर्धचालक में अशुद्धियों को मिलाने की प्रक्रिया, नैज अर्धचालक में अशुद्धियों को मिलाने की प्रक्रिया, डोपिंग कहलाती है। डोपिंग कहलाती है। तो बेटा ये भी इंपॉर्टेंट नंबर, इसको भी ध्यान रखना है कि अगर आप किसी शुद्ध
अर्धचालक पदार्थ में कुछ अशुद्धियां मिला देते हो और उन अशुद्धियों को मिला देने से उस अर्धचालक पदार्थ की चालकता में थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है, चालकता थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो हम अशुद्धियों को मिलाने के इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डोपिंग। और बेटा बात अगर आ जाए सर हम डोपिंग क्या किसी भी एलिमेंट की कर सकते हैं, जो चाहे सिलिकॉन में वो अशुद्धि मिला दें और इसकी विद्युत चालकता बढ़ जाएगी, तो बेटा ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जो मन पाओगे वो पदार्थ मिला दोगे और इसकी अर्धचालक की जो चालकता है वो बढ़ेगी बढ़ेगी। बेटा जो डोपिंग है उसका भी एक नियम है। हमारे यहां किसी भी अर्धचालक की डोपिंग दो प्रकार से की जा सकती है। तो मैं चेक करता हूं कि मैं डोपिंग कैसे कैसे कर सकता हूं, दो आखिर वो कौन से नियम हैं जिनसे डोपिंग की जा सकती है। तो बेटा मैं डोपिंग के दो तरीके हैं अपने यहां, कौन कौन सा तरीका है? फर्स्ट नंबर पे मैं लिखता हूं इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों को मिलाकर, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों को मिलाकर। एक तो इलेक्ट्रॉन की धनी अशुद्धियों को मिला दिया जाए। इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां बेटा किसको कहते हैं? मिलाकर। वे अगर मैं सिलिकॉन में उन एलिमेंट्स को मिला दूं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक है, अर्थात 15वें वर्ग की, क्योंकि 14वें वर्ग के में अगर मैं चेक करता हूं एलिमेंट में, इनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है, और 15वें वर्ग में अगर मैं चेक करता हूं तो इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है। तो क्योंकि 15वें वर्ग के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है 4 से अधिक, हम इनको इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां मानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों को मिलाकर, या फिर मैं इसे एक प्रकार से और कह सकता हूं कि 15वें वर्ग की अशुद्धियां मिलाकर, अशुद्धियां मिलाकर। तो सबसे पहले डोपिंग की जा सकती है दो प्रकार। पहले प्रकार से क्या कि अगर आप इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों को भी सिलिकॉन में मिला देते हो तो भी, और इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां कहां पाई जाती है? 15वें वर्ग में। तो या फिर आप ऐसे कह सकते हो यदि 15वें वर्ग के एलिमेंट्स को इसमें मिला दिया जाए तो भी, ये दोनों सेम चीजें हैं। अब मैं बात करता हूं, ये तो मैं समझ गया इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों का मतलब है जिनमें भाई सिलिकॉन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। अब मैं उस एलिमेंट को मिलाऊं जिसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 हो, 4 से अधिक हो। और क्योंकि अगर किसी ऐसे एलिमेंट को इसमें मिला दिया जाए जिसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 5 हैं, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से तो ज्यादा हैं, अर्थात वे अशुद्धियां कैसी हैं? सिलिकॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन धनी है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। और बेटा दूसरे प्रकार की अशुद्धि को मैं मिला सकता हूं, कैसे? इलेक्ट्रॉन कमी वाली अशुद्धि मिलाकर, इलेक्ट्रॉन की कमी वाली अशुद्धियां मिलाकर मैं ऐसी अशुद्धि को मिला दूं जिसमें पहले से ही इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। और इलेक्ट्रॉन की कमी वाली अशुद्धियां मुझे किस ग्रुप में मिलती हैं? तो बेटा बात आती है 13वें वर्ग, 13वें वर्ग की अशुद्धियां मिलाकर। तो बेटा मैं डोपिंग की बात आती है कि अगर आप नैज या अर्धचालक को चालकता को बढ़ाना चाहते हो तो नैज या अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए आप उसमें कुछ अशुद्धियां मिलाओगे। अशुद्धियों को मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? डोपिंग। और वो डोपिंग कितने प्रकार से की जा सकती है? दो प्रकार से। एक पहला प्रकार, जब आप इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों को मिला दोगे, या आप कह सकते हो वर्ग 15 के तत्वों की अशुद्धियां मिला दोगे। दूसरे प्रकार से आप चालकता को और बढ़ा सकते हो जब आप इलेक्ट्रॉन कमी वाली अशुद्धियां मिला दोगे या वर्ग 13वें की अशुद्धियां मिला दोगे। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक एक प्रकार की डोपिंग को दिखाता हूं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां या वर्ग 15 के तत्वों की अशुद्धियां मिलाकर दिखाता हूं, और फिर मैं चेक करूंगा तो मैं सेकेंड नंबर को मिला के दिखाऊंगा। तो बेटा आप इसको नोट कर ले, मैं इसको मिटा देता हूं।
तो बेटा मैं सबसे पहले चालू करता हूं कि इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां मिला देने पर सेमीकंडक्टर पर क्या इफेक्ट बनता है। तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉन धनी या वर्ग 15 की अशुद्धियां मिलाने पर, अशुद्धियां मिलाने पर, कि मैं इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां या वर्ग 15 की अशुद्धियों को मिला देता हूं तो इफेक्ट क्या पड़ता है। बेटा मैं इसके इफेक्ट को चेक करता हूं, लेकिन सबसे पहले वर्ग 15 के कुछ एलिमेंट्स को देख लेते हैं। जैसे मेरे पास एक शब्द एक याद आ रहा एलिमेंट फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर 15, सिंबल P। अगर मैं इसको चेक करना स्टार्ट करूं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मुझे मिलता है 2,8,5। बेटा अभी कुछ देर पहले आपको याद होगा जब सिलिकॉन का मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था, सिलिकॉन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 थी, और फास्फोरस का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, फास्फोरस में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की अगर मैं कंपेयर करूं, फास्फोरस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि फास्फोरस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसलिए मैंने इसको इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि बताया है। और मैं इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि को, जिसमें बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, मैं इसको उस सिलिकॉन के जालक में मिला दूंगा। सिलिकॉन में मैं इसको मिलाने की कोशिश करूंगा, डोपिंग करूंगा। तो चेक करते हैं। तो बेटा जैसे ही आप फास्फोरस, आपने इस बात को पढ़ा, सिलिकॉन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 बॉन्ड बनाए। अगर फास्फोरस की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इसको 5 बॉन्ड बनाने चाहिए। अब क्या हुआ, जैसे मैंने फास्फोरस को लिया और इस सिलिकॉन के टुकड़े में मिलाया, तो फास्फोरस को सिलिकॉन के टुकड़े में मिलाने पर मुझे यह पता चलता है कि कहीं कहीं पर स्थानों पर, कुछ स्थानों पर रैंडमली, कुछ स्थानों पर फास्फोरस ने सिलिकॉन को प्रतिस्थापित कर दिया है। अर्थात फास्फोरस आया, उसने सिलिकॉन के एलिमेंट को उसके स्थान से हटा दिया और खुद अपना बैठ गया। अभी सोचने वाली बात यह है कि अगर सिलिकॉन को हटाकर फास्फोरस, हर जगह हर एक सिलिकॉन को नहीं हटा सकता फास्फोरस, लेकिन पूरे से जालक में कुछ स्थानों पर अनियमित रूप से सिलिकॉन को फास्फोरस हटा देता है। और जैसे ही फास्फोरस सिलिकॉन को हटाता है, मैं क्या चेक करता हूं, फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5। अब 5 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन तो फास्फोरस के बॉन्ड बनाएंगे। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को बनाने में, फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले को साथ बॉन्ड बनाने में बिजी हो गया, एक फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, फास्फोरस का तीसरा इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और फास्फोरस का चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे वाले सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो फास्फोरस के हैं वो तो बॉन्ड बनाने में बिजी हो गए। लेकिन बेटा अगर मैं चेक करूं तो अभी भी मैं जानता हूं कि फास्फोरस की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड बनाने में बिजी हो गए हैं, अभी भी 5वां इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का खाली रखा हुआ है, उसका कोई भी यूज नहीं हुआ। तो बेटा मैं वो 5वां इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का यहां बगल में साइड में बना देता हूं। ये वो 5वां इलेक्ट्रॉन है जो अभी भी फ्री है, उसने किसी भी प्रकार का बॉन्ड नहीं बनाया। अभी सोचने वाली बात है, अगर सिलिकॉन के एक एटम को फास्फोरस ने हटाया तो उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। अर्थात यह विद्युत चालकता को क्या करेगा, पूर्ण करेगा, विद्युत चालकता बनाएगा। ऐसा तो बेटा सिलिकॉन के जालक में बहुत ही जगह हो जाएगा। मैं एक यहां पर भी कर देता हूं, सिलिकॉन की जगह पे क्या कर देता हूं, फास्फोरस। फास्फोरस में से 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेते हैं और ये 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। इस प्रकार से अगर मैं सिलिकॉन के जालक में फास्फोरस की डोपिंग कर दूंगा, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि की डोपिंग कर दूंगा, तो मुझे जहां जहां फास्फोरस का एटम मिलेगा उसके साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंप्रूव करेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, किस कारण से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बढ़ गई है। और आप सभी जानते हो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, निगेटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण अर्धचालक की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाई गई है। इस तरह से ये जो नया अर्धचालक बना है,
क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ी है। हम इस प्रकार के अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव के कारण हम इसे एन टाइप का अर्धचालक बोलते हैं। तो मैं इस बात को बताऊंगा भी कि मैंने कैसे व्यवहार किया, मैंने किस प्रकार से डोपिंग की और डोपिंग करने पर कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में गए और कितने इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्री रहे। तो मैं इस बात को बताना और लिखना स्टार्ट करता हूं कि क्या लिखना स्टार्ट करते हैं। बेटा मैं इसको मिटा देता हूं कि जब सिलिकॉन के जालक में फास्फोरस की अशुद्धि को मिलाते हैं तो फास्फोरस की अंतिम कक्षा में, फास्फोरस की अंतिम कक्षा में उपस्थित 5 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन तो जालक के साथ आबंध का निर्माण करते हैं। आबंध का निर्माण करते हैं। आबंध का निर्माण करते हैं, परंतु पांचवा इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है, फ्री रहता है, जो अर्ध चालक की विद्युत चालकता, जो अर्धचालक की विद्युत चालकता को बढ़ा देता है। विद्युत चालकता को बढ़ा देता है, बढ़ा देता है और एक नए अर्धचालक का निर्माण करता है। एक नए अर्धचालक का निर्माण करता है। अर्धचालक का निर्माण करता है, क्योंकि इस नए अर्धचालक में, क्योंकि इस नए अर्धचालक में चालकता वृद्धि का कार्य, चालकता में वृद्धि, ऐसा लिख सकते हैं, चालकता में वृद्धि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। चालकता में वृद्धि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। कारण होती है इसे का मतलब इस प्रकार के अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहा जाता है, या एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं।
चालक कहते हैं। तो बेटा आपने इस बात को पढ़ा कि जैसे ही मैं सिलिकॉन के जालक में वर्ग 15 की अशुद्धियों को मिला देता हूं, वर्ग 15 की अशुद्धियों का मतलब है जिनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। अगर मैं ऐसी अशुद्धियों को मिला देता हूं तो 4 इलेक्ट्रॉन तो जो है वो बॉन्ड बनाने में बिजी हो गए, परंतु जो 5वां वो इलेक्ट्रॉन बचता है, वो 5th इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाता है। और जो 5th इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंप्रूव करता है, वृद्धि करता है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का इंप्रूव वो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण होने के कारण हम इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम भी देते हैं। जो बेटा अभी एक प्रकार का और मेरे पास अर्धचालक, एक प्रकार की और डोपिंग बची है। अभी तो हमने इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों को मिलाया है, अब मैं उन अशुद्धियों को मिलाकर भी चेक करता हूं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है। तो बेटा इसको मिटा देते हैं, चलते हैं इलेक्ट्रॉन ऋणी अशुद्धियों या इलेक्ट्रॉन की कमी वाली अशुद्धियों को अगर मैं सिलिकॉन के जालक में मिला देता हूं तो चेक करते हैं उसमें क्या इफेक्ट उत्पन्न होता है। तो मैं इलेक्ट्रॉन कमी या वर्ग 13 के तत्वों को वाली अशुद्धियों को मिलाने पर, तो मैं चेक करता हूं अगर मैं वर्ग 13 की अशुद्धियां या इलेक्ट्रॉन ऋणी या इलेक्ट्रॉन की कमी वाली अशुद्धियों को मिलाता हूं तो क्या इफेक्ट उत्पन्न होता है। तो बेटा एक बार मैं इस फास्फोरस को मिटा देता हूं और फास्फोरस को मिटा दे के सिलिकॉन सिलिकॉन अभी मैं चेक करता हूं कि अगर मैं किसी ऐसी अशुद्धि को मिलाऊं जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, या मैं जानता हूं कि सिलिकॉन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4 है, तो मैं किसी ऐसे अशुद्धि को मिलाऊं जिसमें अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम हो, 3। तो बेटा मेरे पास एक एलिमेंट इसी प्रकार से अगर मैं देखता हूं तो एल्यूमिनियम, तो बेटा एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो 2,8,3। अब मैं क्या चेक करता हूं, जब मैंने सिलिकॉन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चेक किए थे 4 थे, एल्यूमिनियम की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। क्योंकि मैं एल्यूमिनियम की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कम है, मैं इनको इलेक्ट्रॉन कमी वाली अशुद्धियां मानता हूं। अब मैं चेक करूंगा कि अगर मैं एल्यूमिनियम की अशुद्धि को सिलिकॉन के जालक में मिला देता हूं तो सेम कैटेगरी पर सिलिकॉन के कुछ एटम्स अपना स्थान छोड़ देंगे और उनकी जगह पर एल्यूमिनियम स्थान ग्रहण कर लेगा। तो मैं फिर से कुछ सिलिकॉन के एटम की जगह खाली कर देता हूं और सिलिकॉन के उन खाली एटम की जगह पर मैं क्या रख देता हूं, एल्यूमिनियम। मैं और एक जगह खाली कर देता हूं, यहां खाली कर देते हैं एल्यूमिनियम। कहीं पर भी आप खाली कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो उसमें होता क्या है बेटा, क्योंकि एल्यूमिनियम की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 3 है, इसका मतलब एल्यूमिनियम की संयोजकता 3। संयोजकता 3 का मतलब है एल्यूमिनियम केवल 3 बॉन्ड बना सकता है। बेटा अगर एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बना सकता है, पहला बॉन्ड बन गया, दूसरा बॉन्ड बन गया, तीसरा बॉन्ड बन गया, लेकिन बेटा अब चौथा बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है। अर्थात अगर चौथा बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो जगह एल्यूमिनियम की कैसी पड़ी है, रिक्त पड़ी है। अगर सिलिकॉन अपना चौथा इलेक्ट्रॉन अगर एल्यूमिनियम की ओर दे भी देता है तो बेटा सिलिकॉन की जगह पर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, पॉजिटिव होल आने वाला है। वो तो इलेक्ट्रॉन की कमी एल्यूमिनियम की पूरी हो जाएगी। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन की कमी क्यों पूरी, अगर सिलिकॉन दे देगा तो सिलिकॉन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, और जब सिलिकॉन पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, एल्यूमिनियम पर तो बॉन्ड बनाने के लिए वो चौथा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गया, लेकिन सिलिकॉन पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। क्योंकि सिलिकॉन पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, वहां एक पॉजिटिव होल का निर्माण हो गया। सेम अगर सिलिकॉन पर एक पॉजिटिव होल का निर्माण होगा तो बेटा एल्यूमिनियम पे यहां भी तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां पे भी एक पॉजिटिव होल का निर्माण हो जाएगा। और जब पॉजिटिव होल का निर्माण होगा तो आप सभी जानते हैं इस बात को कि पॉजिटिव होल भी गति कर सकता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखने पर पॉजिटिव होल गति कर सकता है। कैसे गति कर सकता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव होल में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होल में जाकर इस इलेक्ट्रॉन की कमी को तो पूरा कर देगा बेटा,
लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल कर वहां गया तो पॉजिटिव होल यहां पर डेवलप हो जाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो जाएगी और यहां पॉजिटिव होल डेवलप कर देगा। इस प्रकार से पॉजिटिव होल भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकता है। तो बेटा हम इसको कैसे लिखेंगे? पॉजिटिव होल गति कर सकता है तो मैं क्या चेक करता हूं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है ये केवल तब बढ़ा है जब पॉजिटिव होल का निर्माण हो गया है। तो क्योंकि पॉजिटिव होल का निर्माण हुआ है और तब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ी है, हम इस प्रकार के अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो मैं इसको यहां लिखता हूं कि मैंने इस प्रकार के अर्धचालक को कैसे निर्मित किया। तो बेटा आप यहां लिखेंगे जब सिलिकॉन के जालक में एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिलाने पर, एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिलाने पर पॉजिटिव होल धनात्मक या धनावेशित छिद्र का निर्माण होता है। धनावेशित छिद्र का निर्माण होता है या छिद्र गतिशील होता है। आप ऐसा भी पढ़ सकते हो, इसके पहले पढ़ चुके हो कि जो धनावेशित पॉजिटिव होल बनता है ये हमेशा गतिशील रहता है। यह धनावेशित छिद्र गतिशील होने के कारण अर्धचालक की विद्युत चालकता को बढ़ा देता है। विद्युत चालकता को बढ़ा देता है। और जैसे विद्युत चालकता को बढ़ा देता है, अतः ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि इस प्रकार के अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह पॉजिटिव होल्स के कारण होता है। पॉजिटिव होल के कारण होता है क्योंकि पॉजिटिव होल्स के कारण होता है। हम इन्हें का मतलब इस प्रकार के अर्धचालकों को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। हम इन्हें पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो बेटा इस प्रकार के अर्धचालकों को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो हमारे यहाँ ये इंफॉर्मेशन हो गई किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए कि एक सेमीकंडक्टर की अगर आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंप्रूव करते हैं तो आप किन प्रकार की अशुद्धियों को मिलाकर सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो बेटा ये आर्टिकल हो गया सेमीकंडक्टर के विषय में। जब नेक्स्ट वीडियो पर हम मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, कि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किन कारणों से होती है, या सॉलिड सब्सटेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।